गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिजी लॉकर। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर है, उन्होंने जो पेंशन होती है वो एक्स सर्विसमैन की, उसके जो पेंशन ऑर्डर है उसको डिजी लॉकर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, वो अपने जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपीज़ हैं वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकेंगे, कभी भी जितनी मर्जी बार वो डाउनलोड कर सकेंगे। एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स का डिजी लॉकर के अंदर। ठीक है, तो डिजी लॉकर है क्या? एक क्लाउड सिस्टम है सरकारी, ठीक है, जिसमें आप अपनी जो है डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो एक क्लाउड स्टोरेज की स्पेस दी है जो आपके आधार नंबर के साथ लिंक्ड है। ठीक है, इसमें आप अपने स्कैंड कॉपीज़ को अपलोड करो, उसको वेरीफाई करो। डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन है इसमें। तो आपको हर जगह सरकारी जो आपके ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिजी लॉकर के थ्रू जो है अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बेनिफिट्स यही हैं। एक तो पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, गवर्नमेंट का खर्चा बच रहा है, कभी भी इसको आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना भी बहुत आसान है, वैलिडेट करना भी बहुत आसान है, जो गवर्नमेंट है उनको भी आसान हो जाता है। फिर जो सेल्फ अपलोड करने का ऑप्शन जो है उसमें डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन है, तो आपकी जो है और ज़्यादा अच्छी जो सेल्फ अटेस्टेशन हो जाती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। डिजी लॉकर। So Department of Ex-Servicemen Welfare of Ministry of Defense, they've decided to uh, link this pension records of defense pensioners to this DigiLocker. So now these defense pensioners will be able to obtain a copy of their pension payment order from their DigiLocker. So it will create a permanent record of PPOs in DigiLocker. So DigiLocker is basically a cloud platform which is linked to your Aadhaar number or some other credentials, so as to allow you to save your documents and verify them at online through an online procedure. So you can upload your scanned copies of your documents, and then there is also an option of digital signatures. So basically it is saving government from all the mess that it has to face through paper based documents. One can access their documents anytime, anywhere, and share it online. It is very easy to validate the authenticity of the documents because the option of authentications is also available. Even the option of digital signatures are available. So the government has less task at its hand to see if the documents are real or not. ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गिलॉय। तो अभी कुछ सोशल मीडिया पर कुछ जो है वो चैटर चल रहा था एक तरह से, कि जो गुडूची हम गिलॉय को ही बोलते हैं, तो जिसका साइंटिफिक नेम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो उसमें कुछ कहा जा रहा था कि ये सेफ़ नहीं है, या जो इसमें कुछ थ्रेट्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कंफर्म किया है कि जो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो गुडूची है वो बिल्कुल सेफ़ है और वो मेडिसिनल यूज़ के लिए ही बना है। लेकिन उसकी तरह एक दिखने वाला प्लांट है, उसका नाम है टीनोस्पोरा क्रिस्पा। वो हार्मफुल हो सकता है। तो कई लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं गुडूची को टीनोस्पोरा क्रिस्पा की वजह के साथ, क्योंकि ये दोनों दिखने में थोड़े सेम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया कि टीनोस्पोरा क्रिस्पा जो है वो आपके लिए हार्मफुल है, बट जो ये टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जिसको हम गुडूची या गिलॉय कहते हैं वो आपके लिए सेफ टू यूज़ है। तो गिलॉय है क्या? जिसको आप हार्ट लीव मून सीड भी कहते हो, गुडूची भी कहते हो, गिलॉय भी कहते हो आयुर्वेदा में। तो ये मेडिसिनल प्लांट है जिसको आप अपने जैसे डेंगू फीवर है, मलेरिया है, इसमें आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, डायबिटीज़ जो कंट्रोल करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ये। तो ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि ये आयुर्वेदिक एक हर्ब है। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही मिलता है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका वाले एरिया में खासकर ज़्यादा पाया जाता है। इसको पाउडर फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में जो है लोग इसको मेडिसिन की तरह से लेते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। गिलॉय। सो देयर वाज सम unfounded chatter on social media regarding the safety of Giloy, so which is also called Tinospora cordifolia. But now the Ministry of Ayush has confirmed that Guduchi or the Tinospora cordifolia is absolutely safe. But yes, there are concerns of a similar looking plant, namely
Tinospora crispa, and it can be harmful. But people get confused between these two plants. So the government has said that Tinospora cordifolia, guduchi, is safe, but its close relative Tinospora crispa may be harmful for your health. So Tinospora cordifolia or giloy, it's also called as heart leaf, moonseed, guduchi or giloy in Ayurveda, and it is used in medicines to treat several fevers like dengue, malaria, etc. And even it was also found to be very effective in COVID also, because it is also a viral fever. And it is found to be very, very effective in diabetes. I'm telling you from a personal experience. Diabetes uh, in diabetes, it is very effective. In case someone at your home is suffering from diabetes, you can use this giloy because it produces insulin. Even for those who are having parents at home who have high diabetes, you can use this giloy, and it is very safe, and it will show you very, very good results. Okay, so this giloy is found in tropical areas of Bangladesh, India, Myanmar and Sri Lanka. Okay, so now let us see the next topic, which is GIMEX. तो GIMEX जो है वो इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, जिसका 5th एडिशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है अरेबियन सी में. ठीक है, तो अब ये GIMEX जो है 2012 में स्टार्ट की गई थी. लास्ट एडिशन इसका जो है वो 2020 में हुआ था. तो इसमें हम इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इंश्योर करते हैं, आपस में जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं. वेपन फायरिंग, क्रॉस टैक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन एंड एयर वॉरफेयर ड्रिल्स, ये सारी की जाती हैं ताकि जो है आपस में एक तरह से जो है इंडियन और जापान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो आपस में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करना सीख लें. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. GIMEX. So the 5th edition of India-Japan Maritime Bilateral Exercise will be held in Arabian Sea. So the last edition of this exercise was conducted in September 2020. It's a series of exercise which started in January 2012, and it is being held in Arabian Sea, of course, and this exercise aims to enhance interoperability between the defense forces of India and Japan. Several types of exercises, military exercises are conducted between the two forces during this particular GIMEX exercise. Okay, so now let us see the next topic, which is नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स. तो 2021 का जो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का है वो 3 लोगों को मिला है. 2 लोगों ने हाफ शेयर किया है और बाकी 1 पर्सन ने उसको हाफ शेयर किया है, हाफ जो है वो उसको मिला है. तो स्यूकोरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन जो हैं, इनको जो है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब एक तरह से क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च करने के लिए उनको ये मिला है. और जो जॉर्जियो पेरिसी हैं, उनको प्लानिटरी सिस्टम्स में जो हैं फ्लक्चुएशंस को के ऊपर रिसर्च करने के लिए वो ये जो है नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स मिला है. ठीक है, सो अब ये विनर्स के बारे में देखते हैं हम. तो मैनबी और हैसलमैन जो है उन्होंने ये रिसर्च किया है कि अर्थ के क्लाइमेट जो है उस पर ओजोन का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फ़र्क पड़ता है, और उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे अर्थ के क्लाइमेट को. तो और जो आपके जॉर्जियो पेरिसी हैं, उन्होंने देखा है कि डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशंस जो हैं फिजिकल सिस्टम्स में अर्थ के जो एटॉमिक लेवल पर, और जो है एटॉमिक लेवल से लेके प्लानिटरी लेवल तक, उससे हमारे जो है अर्थ को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इन्होंने जो है इस पर रिसर्च किया है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स. सो 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 3 people. 2 people have shared it in one half, and one half is being shared by another person, namely Giorgio Parisi. So Manabe and Hasselmann, they have won this prize for their physical modeling of Earth's climate. They have used experiments to see how ozone and carbon dioxide and how climate is linked to the weather systems, and how all this will affect the climate change or global warming situation on the earth. And Giorgio Parisi has worked on the discovery of interplay of fluctuations in physical systems ranging from atomic level to planetary level. Okay, so now let us see the next topic, which is Madrid Protocol for टू अंटार्कटिक ट्रीटी. तो ये एक एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल है अंटार्कटिक ट्रीटी का ही, और इसको जो है इंडिया जो है अभी एड्रेस कर रहा था उसकी एक मीटिंग को. तो मैड्रिड प्रोटोकॉल जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का है वो
आपका 1998 में साइन हुआ था, इंडिया ने भी उसको साइन किया। अंटार्कटिक ट्रीटी इंडिया ने 1983 में साइन की थी। ऑफ कोर्स 1961 के आसपास ये अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो एनफोर्स हुई थी, लेकिन इंडिया ने उसको 1983 में साइन किया। उसके बाद 1998 में हमने इन्वायरमेंटल इस प्रोटोकॉल को, मैड्रिड प्रोटोकॉल को भी साइन किया, जो कि नेचुरल रिजर्व जो है आपके डिलीनिएट करती है आपके अंटार्कटिका में, और कहती है कि इस एरिया को, जो नेचुरल रिजर्व्स के एरिया है, वहाँ पर पीसफुल और साइंटिफिक रिसर्च ही हो सकती है सिर्फ। तो एक इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ये मैड्रिड प्रोटोकॉल, इंडिया ने काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम और साइंटिफिक कमेटी ऑफ अंटार्कटिक रिसर्च, इन दोनों को भी, प्रोटोकॉल्स को भी, इनको भी साइन किया हुआ है, ठीक है। अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या रही है अंटार्कटिका में, तो इंडिया ने 1989 में एक रिसर्च स्टेशन जो है वो मैत्री नाम का वहाँ पर जो है वो कमीशन किया था, और भारती नाम का जो है हमारा रिसर्च स्टेशन, वो 2012 में वहाँ पर कमीशन किया गया। 2008 में वहाँ पर हमने जो है एक इंडियन वेसल भी जो है, जो कि वहाँ के वाटर्स में घूमता है, नेविगेट करता है, सागर निधि नाम का, वो भी वहाँ पर हमने जो है वो इंस्टॉल किया है वहाँ पर जो है बेसिक नेविगेशन के लिए, ठीक है। अब अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, 1959 में इसको साइन किया गया था और 12 कंट्रीज़ के बीच में, और 1961 में ये एनफोर्स हुई। इसमें सिर्फ 14 आर्टिकल्स हैं, और बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, पीसफुल यूज़ होना चाहिए, अंटार्कटिका का कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, और कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पर डिस्पोज नहीं करेगा। तो इसके की प्रोविजंस भी यही है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपकी कंट्री, जो मेंबर स्टेट वहाँ पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस कर रही हैं, उसका जो रिजल्ट उसको उनको मिलेगा, वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए सारे मेंबर्स के लिए, रादर सारे वर्ल्ड के लिए। और वहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके टेरिटोरियल जो हैं वो क्लेम्स थे, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस एटसेट्रा। तो इनके क्लेम्स को फ्रीज़ कर दिया गया जब तक ये अंटार्कटिक ट्रीटी इन्फोर्स है, और कहा गया है कि ये पूरे एरिया जो हैं, जहाँ पर जो भी कंट्री जो कोई भी रिसर्च कर रही है, तो उनकी जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी कंट्रीज़ के लिए इंस्पेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहनी चाहिए, ताकि लोग ये ध्यान नज़र रख सकें कि कोई भी कंट्री जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट या कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रही। तो इसके लिए जो है इंस्पेक्शन की जो है वो इजाज़त अंटार्कटिक ट्रीटी देती है। So now let us see this topic in English. Madrid Protocol to Antarctic Treaty. So Union Minister of Earth Sciences has recently addressed the international conference, which is commemorating the Madrid Protocol on Environmental Protection to Antarctic Treaty. So India signed this Antarctic Treaty in 1983. Actually, this Antarctic Treaty came into force in 1961, but India signed it in 1983. And India also acceded to this Madrid Protocol in 1998. So this protocol is basically about environmental protection in Antarctica. So it says that Antarctica is a natural reserve, and this natural reserve must remain devoted to science and peace only. So India is also apart from this Madrid Protocol, India is also a part of COMNAP and SCAR. So India's presence in Antarctica is significant. It has two active research stations, namely Maitri and Bharati. It also has an ocean or a vessel, Indian vessel, which can navigate in Antarctic waters. It is named as Sagar Nidhi, which it was commissioned in 2008. So Antarctic Treaty was signed in 1959, but it came into force in 1961. So it was signed initially between 12 countries, but now it has almost 54 members. It contains 14 articles, and the unique point about this Antarctic Treaty is that it is the single treaty which governs a whole continent. Okay, so this treaty is basically talking about freedom of scientific research, how this Antarctica should remain available only for peaceful purposes. There should be no military activity in this continent, and nuclear tests and radioactive disposal of radioactive waste is strictly prohibited. So all these are the key provisions of this treaty, that scientific observations which any country derives from Antarctica, they must be shared with other members also. And before the start of this treaty, there were some territorial claims of some member states like Argentina, etc. Argentina, Australia, Chile, etc. But this treaty has frozen their claims, and until this treaty is enforced, they cannot make any territorial claims in Antarctica. So Antarctica
has also been opened for inspection from all other parties. So in case India is operating some scientific research in Antarctica, or other countries can inspect their premises in case to see if the India is not involved in some kind of nuclear or any harmful research. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आई ड्रोन. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने ICMR के आई ड्रोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. और इसमें क्या किया गया है कि जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है, हॉस्पिटल है, वहाँ से लोकतक लेक जो है मणिपुर में, वहाँ पर ड्रोन के थ्रू 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, ड्रोन के थ्रू जो है वैक्सीन को पहुँचाया गया है. और इस अब जो प्रोग्राम को, ड्रोन से वैक्सीन को पहुंचाने का प्रोग्राम को जो है वो मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इसकी परमिशन दे दी गई है. तो हुआ क्या था कि ICMR ने एक स्टडी करी IIT कानपुर के साथ कि क्या हम ड्रोन से वैक्सीन को कैरी करके सेफली पहुंचा सकते हैं. तो जब उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ परमिशन लेके जो है इन्होंने इसको करके दिखाया. और इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अब कहा है कि इसको हम आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. तो अगर ये और सक्सेसफुल रहा, इसको बाकी स्टेट्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो ऐसी कुछ, इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, तो हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है. तो जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर हम वैक्सीन डिलीवरी जो है वो ड्रोन्स के थ्रू करा सकेंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. आई ड्रोन. सो रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड दिस आई ड्रोन इनिशिएटिव under which a drone carrying vaccines was launched from Bishnupur District Hospital to Loktak Lake in Manipur. So it was a distance of about 15 kilometers. It was an aerial distance of about 15 kilometers, which was traveled by a made in India or make in India drone, to be precise. So this initiative is about carrying vaccines through drones and to deliver them to remote areas which are hard to reach by foot or by any other transportation means. So now after this experiment, the government has decided that they will be implementing this particular experiment in Manipur, Nagaland, as well as in Andaman Nicobar. So what happened in the background was that ICMR started an experiment or a study in collaboration with IIT Kanpur. If it is safe to carry vaccines through drones and deliver them to far off locations. So when they found that it was safe, then they approached Ministry of Civil Aviation, which granted them permission to use the drones. And now this facility has been extended to some areas like Manipur, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands. And slowly, if the plan becomes a success, then they will definitely be extended to other areas of the country also, which have such hard to reach terrains where vaccine delivery becomes a very difficult initiative or a very difficult job. So now let us see the next topic, which is टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. तो इंडिया जो है उसको सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है वो रोप इन किया है इंडिया को एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स एक्सपर्ट. तो इंडिया जो है वो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बिहाफ पर 12 महीने का एक प्रोग्राम चलाएगा और सेशल्स को बताएगा कि वो अपनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकता है, कैसे अपनी टैक्स जो है वो अच्छी तरह से लगा सकता है, कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो सके. ठीक है. तो ऐसा सिक्स्थ ऐसा टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का प्रोग्राम है जिसमें इंडिया को पार्टनर बनाया गया है. ठीक है. तो इससे पहले हमने आई थिंक पढ़ा था भूटान में इंडिया भी जो है वहाँ पर भी इंडिया को ही पार्टनर बनाया था टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, और इंडिया वहाँ पर भी जो है वो वहाँ के टैक्स जो ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है. ठीक है. तो TIWB है क्या, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को. तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है OECD और UNDP का, जिसमें क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि जो अफ्रीका, एशिया वगैरह में कंट्रीज़ हैं, ताकि उन कंट्रीज़ की हम टैक्स कैपेसिटी को बढ़ा सकें, वो अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकें, रेवेन्यू कलेक्शन उनका ज़्यादा हो सके, और वो जो है उनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हम अच्छे न्यू मॉडर्न मेथड्स सिखाना चाहते हैं. ठीक है. तो अब कोविड-19 के एरा में तो इसकी और ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट के जो है वो रेवेन्यू जो है वो कम हो रहे हैं, तो उनको टैक्स मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा कलेक्शन, ताकि वो अपने रेवेन्यू जो है जो अपने डेफिसिट है उसको वो कम कर सकें. तो अब
इस 2020 तक के आंकड़ों के हिसाब से 537 मिलियन डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा कलेक्ट कर पाई हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पर TIWB प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था या जहाँ पर जो है वो चल रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। So India has been roped in as a partner administration and a tax expert by Tax Inspectors Without Borders uh, uh, to train Seychelles in administering tax collection. So India will be launching a 12 month duration program, and it will be uh, training the tax officers of Seychelles as to how they can maximize their tax collections. So this is the sixth TIW program in which India is participating. I think last year we saw that when we were covering the current affairs, that India was also roped in by TIWB in implementing the same program in Bhutan. And this TIWB program was launched in July 2015. It is a joint initiative of OECD and UNDP, and it deploys qualified experts in developing countries. Of course, now with TIW is not participating directly here, but it has roped in India to participate on its behalf, and it tries to build the capacities of tax officers or the governments of these developing countries so that they can maximize their tax revenues. So in the era of COVID, when the government revenue and the government income has already fallen, so this maximization of tax revenue will come as a relief. And according to the statistics up to June 2020, the countries where this program was initiated, they have been able to garner almost $537 million as additional revenues after completion of this 12 months course. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.